हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडिएशन। इससे पहले जो KTG था यानी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ये पूरा टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो थे, कुछ आपके एक्सरसाइज में थे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ रेडिएशन। आपने हीट ट्रांसफ़र के कुछ मेथड्स पढ़ी होंगे, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, और ये नाम आपने सुना होगा रेडिएशन। तो कंडक्शन मीन्स व्हाट? कंडक्शन इज़ बेसिकली मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू एनी सॉलिड. Convection is a mode of heat transfer through liquid. So radiation is a mode of heat transfer, but in this there is no medium required. Yes, इसमें किसी भी प्रकार की मीडियम की ज़रूरत नहीं. हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है विदाउट एनी मीडियम, and this is possible because radiation is nothing but heat in the form of electromagnetic waves. Yes, ये जो electromagnetic waves होती है यही इस हीट को कैरी करके लेके जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे अर्थ पे जो हीट एनर्जी आ रही है फ्रॉम द सन, सो दैट इज़ नथिंग बट रेडिएशन, क्योंकि बीच में कोई भी मीडियम नहीं है इस हीट को कैरी करने के लिए। सो ये जो हीट आ रही है दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेडिएशन ओनली। आपके बुक में जो हेडिंग दिया है उन्होंने, रेडिएशन जो टॉपिक शुरू किया है दैट इज़ फ्रॉम एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, ऐसा इस हेडिंग से ये टॉपिक शुरू होता है। KTG एंड रेडिएशन, ये इस चैप्टर का नाम है, जिसमें KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमने ख़त्म कर दिया है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ रेडिएशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ये मान लो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ एब्सॉर्बिंग सम रेडिएशन, हीट रेडिएशन, एट द सेम टाइम इट इज़ एमिटिंग सम हीट। आपने बात सुनी होगी थर्मल कैमराज, ऐसा कुछ तो आपने सुना होगा। तो थर्मल कैमरा जो कंसेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन रेडिएशन ओनली। एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स सम हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लिविंग, नॉन लिविंग सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब हीट एमिट करते हैं। यस, और इसी को डिटेक्ट करने के लिए, ये जो एमिटेड हीट है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मल कैमराज। तो अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मान लो कि Q अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुई। ये जो हीट इंसिडेंट हुई तो ये हीट जो है इट विल बी ट्रीटेड इन 3 डिफरेंट वेज। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हीट को 3 तरीक़ों से ट्रीट करेगा। तो वो कौन सा है? मान लो कि टोटल जो हीट है वो है Q, टोटल इंसिडेंट हीट, टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो हीट उसके ऊपर आ रही है जिसको हम रेडिएशन कह रहे हैं, वो टोटल हीट है Q। अब इस Q में से कुछ हीट जो है ये बॉडी एब्सॉर्ब करेगी। लेट QA बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड प्लस, अब कुछ हीट जो है ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा वापस। सो दैट रिफ्लेक्टेड हीट इज़ QR, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जैसे एक मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट जो है ये आके रिफ्लेक्ट हो जाती है। सी यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड एमिशन ये दोनों अलग तरीके हैं। ये जो एमिटेड हीट है ये अलग है। ये एमिटेड हीट कहाँ से आई? इसके अंदर जो हीट कंटेंट है वहाँ से ये हीट आ रही है, तो ये एमिटेड हीट अलग है। और ये जो रिफ्लेक्टेड हीट है ये अलग है। तो रिफ्लेक्टेड अलग है और एमिटेड अलग है, ये दोनों मिक्स मत करना। सो ये हीट जैसे ही आती है एट द सेम टाइम सम पार्ट ऑफ द हीट इज रिफ्लेक्टेड बैक। लेट QR बी द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, देन वी हैव सम हीट ट्रांसमिटेड। यस, कुछ हीट जो है वो ट्रांसमिट होगी, वो इसके आर पार निकल जाएगी। आर पार कैसे निकलेगी? जैसे एक मान लो ग्लास है, ग्लास में से लाइट आर पार निकलती है, उसी प्रकार से हीट भी आर पार निकल सकती है। सो QT बी द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो ये 3 वेज है जिसमें ये हीट ट्रीट होती है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये हीट को इस 3 तरीक़ों से ट्रीट करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 कोएफिशिएंट्स डिफाइन किए गए हैं आपके बुक में। तो पहला जो कोएफिशिएंट है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इसका सिंबल है A। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का मतलब है
अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट हीट। तो अगर हम सिंबल यूज़ करेंगे तो A इज इक्वल टू क्यू A अपॉन क्यू। ये है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, या फिर इसको एक नाम और दिया है एब्सॉर्प्टिविटी। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये नाम एब्सॉर्प्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ये पहला कोएफिशिएंट हमने डिफाइन कर लिया। दूसरा कोएफिशिएंट है ये रिफ्लेक्शन के लिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन सिंबल इज R, हीट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट हीट, हीट रिफ्लेक्टेड बैक डिवाइडेड बाय जितनी हीट उसके ऊपर आ रही है टोटल वो हीट। सो सिंबल्स के टर्म्स में देखा जाए सो इट इज़ क्यू आर अपॉन क्यू, दिस इज़ योर आर। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, उसकी बात कर लेते हैं। सो सॉरी, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन डिनोटेड बाय सिंबल T. So coefficient of transmission is defined as amount of heat transmitted divided by total incident heat. So it is equal to QT upon Q. This is equal to QT अपॉन Q। तो अब यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन है आपके पास Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT, इसमें अगर मैं दोनों साइड को Q से डिवाइड कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Q अपॉन Q इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 QA अपॉन Q, दैट इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन A, QR अपॉन Q, दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R, फाइनली QT बाय Q, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, सो दिस इज इक्वल टू T। सो इन जनरल हमारे पास एक कंक्लूजन हमें मिल गया कि A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, और इसके ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके CET में या आपके स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में, इवन JEE में भी आ सकते हैं। सो A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1, ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिल गया। दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इनकी जो एडिशन है दैट इज़ इक्वल टू 1। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। और ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद कुछ डिस्कशन आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा, वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ हीट हमने देख लिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ ये जो मैंने बताया है तीनों कोएफिशिएंट, ये भी आपको वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 65 पे दिखाई देंगे। इसके बाद एक सब्सटेंस के बारे में उन्होंने बात की है, वो सब्सटेंस है अथर्मैनस सब्सटेंस। यस, सब्सटेंस है अथर्मैनस सब्सटेंस। तो अब ये जो अथर्मैनस सब्सटेंस है, इसके लिए ये है क्या, बेसिकली ये जो अथर्मैनस सब्सटेंस होता है ये हीट बिल्कुल ट्रांसमिट होने नहीं देता, ये हीट को बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं होने देता। जैसे कोई एक पेज है, ये पेपर है, सो इट विल नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। तो उसी तरह ये अथर्मैनस सब्सटेंस जो है इट विल नॉट अलाउ एनी हीट टू पास थ्रू इट, यानी वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, एब्सॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, बट ट्रांसमिशन नहीं होगा। सो ये कैसे होगा? सो
इसका मतलब ये है कि इसके लिए क्यू टी जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर क्यू टी ज़ीरो हो जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ये इक्वेशन मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है a प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। यस, a प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे t, सॉरी नॉट ज़ीरो, 1, a प्लस आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे t जो है वो ज़ीरो हो गया है। सो ये जो इक्वेशन है दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर अ थर्मैनस सब्सटेंस। तो एमसीक्यू कैसे आ सकता है, एक छोटा सा अगर एमसीक्यू हम बनाने जाएं तो एमसीक्यू आ सकता है कि फॉर अ थर्मैनस सब्सटेंस 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, a प्लस आर इज इक्वल टू 1, या a इज इक्वल टू 1, या a प्लस टी इज इक्वल टू 1, या t प्लस आर इज इक्वल टू 1। इस तरह से 4 ऑप्शन से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये था अ थर्मैनस सब्सटेंस। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल्स दिए अ थर्मैनस सब्सटेंस की, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वुड, वाटर, आयरन, कॉपर, दीज ऑल आर अ थर्मैनस सब्सटेंस। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मैनस सब्सटेंस। तो कुछ नाम दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मैनस सब्सटेंस। तो ये था एक डिस्कशन। दूसरा है डायथर्मैनस सब्सटेंस। तो डायथर्मैनस सब्सटेंस यानी आपका एक जनरल कोई भी सब्सटेंस जिसमें T इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, यानी वो हीट ट्रांसमिट भी कर सकता है, वो हीट रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, और वो हीट एब्सॉर्ब भी कर सकता है, तीनों वो कर लेगा। क्योंकि जिसमें T इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है वो क्या रहेगा, डायथर्मैनस सब्सटेंस। ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ डिस्कशन आपको इस टॉपिक के शुरू में दिखाई देगा। गो थ्रू द कंप्लीट डिस्कशन। तो ये डायथर्मैनस सब्सटेंस हमने देख लिया, अथर्मैनस सब्सटेंस हमने देख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये भी आपको इसी डिस्कशन में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है, इट एब्सॉर्ब्स 100% इंसिडेंट रेडिएशन। यस, ये जो बॉडी रहेगी ये पूरा का पूरा जो हीट रेडिएशन है जो उसके ऊपर आ रहा है वो पूरा हीट को एब्सॉर्ब कर लेगी। इट विल नॉट ट्रांसमिट, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट, पूरी हीट एब्सॉर्ब कर लेंगी। इन दैट केस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि QA इज़ इक्वल टू Q, वेयर Q इज़ इंसिडेंट हीट, QA इज़ हीट एब्सॉर्ब। तो जितनी हीट इंसिडेंट हुई है पूरी की पूरी हीट जो है वो एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है दैट बिकम्स 1। सो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी A इज़ इक्वल टू 1। ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके डिस्कशन में दिखाई देगा। सो उन्होंने कुछ बात की है परफेक्ट ट्रांसमीटर। ये हुआ परफेक्टली ब्लैक बॉडी विच एब्सॉर्ब्स 100% हीट रेडिएशन। सो फॉर दैट A इज़ इक्वल टू 1। एक और डिस्कशन उन्होंने किया है परफेक्ट ट्रांसमीटर। सो परफेक्ट ट्रांसमीटर होता है कि जो जितनी भी हीट आए पूरी की पूरी हीट ट्रांसमिट कर लेगा। अगर यहाँ से कुछ हीट आ रही है पूरी पूरी हीट है आपको ट्रांसमिट हुई है ऐसा पता चलेगा। सो दैट मीन्स इन दैट केस वी कैन राइट QT इज इक्वल टू Q, और अगर QT इज इक्वल टू Q है सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट T इज इक्वल टू 1। सो फॉर परफेक्ट ट्रांसमीटर T इज इक्वल टू 1। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होगा? परफेक्ट रिफ्लेक्टर यानी जितनी हीट आ रही है उतनी पूरी हीट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो ना एब्सॉर्ब कर रहा है और ना ही ट्रांसमिट कर रहा है, पूरी हीट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन दैट केस R इज इक्वल टू 1। सो दिस इज परफेक्ट ट्रांसमीटर, दिस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर, एंड दिस वन इज परफेक्ट, इसको नाम ही अलग दिया है, इट इज़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बिकॉज इट एब्सॉर्ब्स ऑल हीट। सो आइडियली देर इज़ नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि ऐसे कोई सब्सटेंस नहीं है जो 100% इंसिडेंट रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा। बट देर इज़ अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लैम्प ब्लैक विच एब्सॉर्ब्स 97% which absorbs 97% of heat radiation falling on it। तो हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि लैम्प ब्लैक जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
तो ये था कुछ डिस्कशन, ये डिस्कशन परफेक्ट ब्लैक बॉडी का उन्होंने दिया भी है पेज नंबर 66 पे। इसमें और कुछ डिस्कशन है, कुछ पॉइंट्स है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो जो डिस्कशन हुआ है उस हेडिंग में, कौन सा हेडिंग में, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसी हेडिंग में एक और डिस्कशन उन्होंने किया है, और ये भी हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके भी ऊपर कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हमें आ सकते हैं। तो डिस्कशन ऐसा है कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए और ये ऑब्जेक्ट्स को हमने मेंटेन किया एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी दोनों का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और सेम भी है, उसी को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अथर्मैनस ऑब्जेक्ट्स हैं। उन्होंने कहा है कि कंसिडर टू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक टू हीट रेडिएशन। ओपेक टू हीट रेडिएशन यानी जो हीट रेडिएशन को आर पार जाने नहीं देंगे। तो जो हीट रेडिएशन को आर पार नहीं जाने देता वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, अथर्मैनस ऑब्जेक्ट। सो इन दैट केस अब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है और दोनों का टेम्परेचर सेम भी है। नाउ अब ये दोनों कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है इनके ऊपर आ रही है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट इनके ऊपर आ रही है, अब हाँ उसमें भी ये इसमें दो है कि ये जो है इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर कोट कर दिया है। यस, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर हमने ब्लैक कलर कोट कर दिया, तो ये हम बोल देंगे इसको कि ये ब्लैक बॉडी है। और इसका जो है, इसका पूरा सरफेस हमने बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश कर दिया है। सो दिस इज हैविंग पॉलिश्ड सरफेस। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर ये जो पॉलिश सरफेस है इसके ऊपर जो हीट आ रही है तो मैक्सिमम हीट विल बी रिफ्लेक्टेड, और ये जो ब्लैक है वो मैक्सिमम हीट को एब्सॉर्ब करेगा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, ब्लैक बॉडी के बारे में। तो अगर ये मैक्सिमम हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है बट इसका हमने क्या कहा कि इट इज़ एट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो वो मैक्सिमम हीट एमिट भी करेगा। मैं एमिट करेगा बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्शन अलग रहेगा। सो ये जितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा है टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, उतनी ही हीट ये एमिट करेगा। सो इसमें रेट ऑफ हीट एमिशन ज़्यादा रहेगा। यानी हम यहाँ पे एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि good absorbers are good emitters। पर ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट एमिट भी कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखना है। बट एक बहुत कम हीट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये हम बोल सकते हैं कि इट इज़ पुअर रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये बहुत सी हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड हीट है वो बहुत कम है। यानी गुड एब्सॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स बट दे आर पुअर रिफ्लेक्टर्स। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये बहुत सारी हीट वापस भेज रहा है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए उसको बहुत कम हीट एमिट करनी पड़ेगी। ये पूरी की पूरी हीट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ हीट ये एब्सॉर्ब भी कर रहा है बट वो बहुत कम है क्योंकि ये इसका सरफेस जो है वो पॉलिश्ड सरफेस है, और पॉलिश्ड सरफेस होने की वजह से ये जो है ये मैक्सिमम हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। तो कुछ ही हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत कम हीट जो है वो एमिट करनी पड़ रही है। इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं good reflectors are poor emitters। good reflectors are poor emitters and at the same time they are poor, क्योंकि वो हीट ज़्यादा एब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता। तो इसलिए गुड रिफ्लेक्टर्स आर पुअर एमिटर्स। पुअर एमिटर क्यों, ये समझ में आ गया, क्योंकि अगर इसको इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है तो ये ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब नहीं कर रहा, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उतनी ही क्वांटिटी की हीट उसे वापस एमिट भी करनी पड़ेगी, तब जाके इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसलिए
वो ज़्यादा हीट एमिट नहीं करेगा, तो इट इज़ पुअर एमिटर। एट द सेम टाइम इट इज़ पुअर एब्सॉर्बर। पुअर एब्सॉर्बर इसलिए क्योंकि मैक्सिमम हीट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। कैसे? सो गुड एब्सॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, पुअर एब्सॉर्बर्स, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ये जो यहाँ पे मेंशन किया है ये स्टेटमेंट, इसको भी आप चाहिए तो नोट कर लो। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है फ्रॉम दिस डिस्कशन। भले ही थ्योरेटिकल है बट निगलेक्ट मत करो। नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है, दैट इज़ फेरीज ब्लैक बॉडी। तो ऐसी एक डायग्राम आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई देगी पेज नंबर 66 पे। ये जो टॉपिक है दैट इज़ नथिंग बट फेरीज ब्लैक बॉडी। तो हमें एक अभी पता है कि देर इज़ नो सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब्स 100% इंसिडेंट रेडिएशन, बट अगर ऐसा सब्सटेंस हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? उसके लिए एक सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया, एक इस तरह का डबली वॉल्ड एक स्फीयर हमने बना लिया। तो ये जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है, यानी आउटर सरफेस पे जो भी हीट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो इनर सरफेस है ये हमने कोट कर दिया। इनर पूरा सरफेस, उस स्फीयर का जो इनर सरफेस है वो पूरी तरह से हमने कोट कर दिया है विथ लैम्प ब्लैक। इनर सरफेस इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। अभी हमें पता है कि लैम्प ब्लैक जो है इट एब्सॉर्ब्स 97% ऑफ इंसिडेंट हीट। तो ये जो लैम्प ब्लैक है वो पूरे अंदर के सरफेस पे है। आपको दिखाई देगा कि देयर इज़ अ ओपनिंग हेयर, और ये ओपनिंग से इंसिडेंट हीट आएगा। ये जो भी हीट अंदर आएगी दैट विल कम थ्रू दिस ओपनिंग। ओपनिंग के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में आप एक इस तरह का प्रोजेक्शन देख सकते हो। ये जो प्रोजेक्शन है ये क्यों है? ये इसलिए है कि जो भी हीट आएगी, मान लो ये प्रोजेक्शन नहीं होता तो ये हीट रिफ्लेक्ट होके कुछ हीट सीधी वापस चली जाती, और अगर कुछ हीट सीधी रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है सो दैट मीन्स वी डोंट हैव परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरी हीट एब्सॉर्ब करनी चाहिए, ना कि कुछ भी हीट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो इसलिए उस रिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने इस तरह का प्रोजेक्शन बनाया है, ताकि जब हीट इंसिडेंट हो तो जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद हीट जो है वो ऐसी बाहर ना जाके इस तरह से दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। सो वेन एवर देयर इज़ अ इंसिडेंट हीट रेडिएशन, तो ये हीट रेडिएशन पहले जाएगा इस प्रोजेक्शन के ऊपर। अब ये पूरा सरफेस जो है हमने कोट कर दिया है विथ लैम्प ब्लैक। तो यहाँ पे होगा ये कि इसमें से पहले ही इंसिडेंट में जो हीट आई है उसकी 97% हीट जो है वो एब्सॉर्ब की जाएगी, और इसकी 97% हीट एब्सॉर्ब होने के बाद जो बची हुई हीट है दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड। अब अगर ये हीट रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे दूसरा अभी इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये हीट आएगी तो उस बची हुई हीट में से फिर से 97% हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएगी। अब उसमें से भी जो बची हुई थोड़ी सी हीट है ये इस तरह से रिफ्लेक्शन में, यानी कुछ ही रिफ्लेक्शंस में पूरी हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएगी। और इस तरह से अब ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बट ओनली दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है दिस ओपनिंग इज़ एक्टिंग एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है इसको हम ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते। हीट कहाँ जा रही है? यहाँ से आ रही है। सो ओनली दिस मच पार्ट, जितनी हीट अंदर जा रही है उतनी हीट बाहर आई नहीं, कुछ भी हीट बाहर नहीं आ रही है। जितनी की जितनी अंदर गई पूरी की पूरी हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यानी ओनली दिस ओपनिंग पार्ट, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और इस तरह से हम एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। ये बनाई थी फेरीज ने, इसको कहते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। कुछ और एक दो टाइप की ब्लैक बॉडीज़ आपके बुक में डिस्कस की गई हैं, जस्ट गो थ्रू दोज ब्लैक बॉडी। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पहले भी आता था और अब भी आ सकता है। भले सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है, चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा आगे पीछे उन्होंने कर दिया, बट एनीवे तो ये क्वेश्चन आपको आपके थियोरी में आ सकता है। सो ये जो वर्किंग है ये दिया है आपके पेज नंबर 66 पे। सो जस्ट गो थ्रू दिस डिस्कशन। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पुट कर सकते हो ये डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ एमिशन ऑफ हीट। यस, मैं ये बार बार एमिट करना, हीट एमिट करना बोल रहा हूँ, बट एमिशन ऑफ हीट जो है ये अभी हमें थोड़ा सा देखना है। तो अभी हम बात करते हैं एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन।
तो एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन में हम देखने वाले हैं, पहले तो ये ऐसा है कि थर्मल कैमरे के बारे में अभी मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि कोई भी कुछ रिसर्च में कई बार थर्मल कैमरे यूज़ किए जाते हैं टू स्टडी द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम पर्टिकुलर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसीलिए ये हर एक ऑब्जेक्ट, ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स सम अमाउंट ऑफ हीट। तो ये हीट कितनी है दैट डिपेंड करता है कि वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, तो इस पे वो डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स कुछ फैक्टर्स भी आपके बुक में दिए हैं पेज नंबर 67 में, तो उसे आपको देखना है और ये एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स हीट प्रोवाइडेड उसका टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर चाहिए। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी 0 केल्विन के ऊपर। अगर उस बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर है सो इट विल एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, हीट रेडिएशन। सो एनी ऑब्जेक्ट अबव 0 केल्विन एमिट्स सम हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये सिमिलर टू लाइट वेव्स रहेंगी, तो ये दिखती क्यों नहीं, उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि अप टू 800 केल्विन, यस आपकी बुक में दिया केल्विन नहीं, 800 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका टेम्परेचर कम रहा तो जो वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर कैरिंग दिस हीट, तो ये हीट एमिट कर रहा है, उनकी जो वेवलेंथ रहती है इट इज़ ग्रेटर दैन विजिबल रीजन। यस, इट इज़ ग्रेटर दैन विजिबल रीजन। तो जब 800 डिग्रीज तक आ जाता है टेम्परेचर, सो उसकी जो कलर है वो हमें लाल दिखाई देता है। जैसे कि एक मेटल को आप गर्म करो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद वो रेड हॉट दिखने लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि उसका टेम्परेचर इसके आसपास है। और ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पे मेंशन है वो नंबर दैट इज़ 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 300 डिग्री सेल्सियस तक का अगर उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट कलर दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपना फिलामेंट वाला बल्ब होता है तो उस फिलामेंट वाले बल्ब का जो कलर रहता है वो थोड़ा सा वाइट रहता है। सो समझ लेना कि उसका टेम्परेचर इसके आसपास है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस डिस्कशन में दी है। तो ये कंक्लूजन ये है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, दे एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये नंबर्स याद रखना। हो सकता है छोटा सा एक आध MCQ आपको आ जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ऑन विच फैक्टर्स। अब ये जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट है ये डिपेंड करता है आपके 4 फैक्टर्स पे। यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिए हैं। पहला तो ये कि टेम्परेचर कितना है, यस उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। और दूसरा है नेचर ऑफ द बॉडी, यानी वेदर द बॉडी सरफेस इज़ पॉलिश्ड और नॉट, इसके भी ऊपर ये डिपेंड करता है। और दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ टाइम ड्यूरेशन, यस कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने हीट एमिट की है। ये चारों पॉइंट्स पे ये जो रेट ऑफ एमिशन है या फिर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन है ये डिपेंड करता है। और ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, ऑन विच फैक्टर्स अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स। यस, पेज नंबर 67 में ऐसे 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको वो 4 पॉइंट्स बस याद रखने हैं। और ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आएगा क्योंकि 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज देयर इज़ अ टर्म डिफाइंड एज रेट ऑफ एमिशन ऑफ बॉडी। सो रेट ऑफ एमिशन ऑफ बॉडी ये यहाँ पे बताया गया है। सो ये जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ बॉडी है ये मैं अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो आपको ये काम करना है कि जितना कवर हुआ है डिस्कशन वो आपको पूरी तरह से पढ़ना है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने ये डिस्कशन किया है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट रहे तो आप ग्रुप में पुट कर सकते हो। मेनली ध्यान देना कि कुछ नंबर्स मेंशन किए उन्होंने, तो वो नंबर्स आप थोड़े याद रखो। जैसे कि ये वाले नंबर्स थे 800 डिग्री सेल्सियस एंड 3000 डिग्री सेल्सियस पे क्या कलर रहेगा ऑब्जेक्ट का, तो वो नंबर्स आपको बस याद रखने हैं।
सो दैट्स इट। बाकी डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में कर लेता हूँ।